जोहार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। तो हम लोग झारखंड सामान्य अध्ययन का विस्तार पूर्वक यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने पहला जो अध्याय था वो देख लिया है। उससे संबंधित अभ्यास भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग को दूसरा अध्याय देखना है झारखंड के प्राचीन काल, जिसमें पहला टॉपिक होता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग किस कालखंड को रखते थे? तो इस कालखंड में सामान्यतः जो मनुष्य होते थे, कोई भी लेखन कला का विकास नहीं कर पाए थे किसी तरह का। और इसलिए वो जो भी वस्तु का प्रयोग करते थे, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे हम उस समय का जो इतिहास है उसको हम लोग लिखते हैं। तो जो भी वस्तु वो प्रयोग करते थे, चाहे वो औजार हो, चाहे वो मृदभांड हो, चाहे कोई भी गुफा में वो जो चित्रकारी करते थे, उसी के आधार पे हम उस समय का इतिहास को समझते हैं। और इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि जो मनुष्य के द्वारा पाषाण का जो औजार बनाया गया, उसका आकार अलग अलग समय में अलग अलग रहा है। तो अलग अलग कालखंडों के अंतर्गत इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पहला जो काल था उसको पूरा पाषाण कहा जाता है, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण। इसी बीच में उन लोगों ने धातु का भी प्रयोग किया और इसीलिए आपका ताम्र पाषाण, कांस्य युग और लौह युग के तौर पे भी हम इसको विभाजन करते हैं। लेकिन ये जो पाषाण काल हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें सीधे मनुष्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग एक चीज और यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी यानी पूरा ब्रह्मांड का आपका निर्माण होता है, उससे आधुनिक मनुष्य के बनने का जो क्रम है वो क्या रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे मनुष्य जो है वो वानर से मनुष्य का रूप, जिसको हम लोग होमोसेपियंस कहते हैं, उस तक का जो विकास क्रम रहा है उसको हम लोग समझेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिग बैंग थ्योरी के साथ। तो आप लोगों को पता होगा सन 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत का व्याख्या सन 1967 ईस्वी में रॉबर्ट वैगनर के द्वारा किया जाता है। और इस क्रम में कहा जाता है कि शुरुआत में लगभग 3.7 अरब साल पहले एक सिंगल परमाणु था और इसका आयतन जो था वो अत्यंत सूक्ष्म था, बहुत छोटे आकार का था, लेकिन तापमान और घनत्व तो बहुत अधिक था, जो अनंत कहा जा सकता है, उसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। और इसमें अचानक विस्फोट होता है और विस्फोट होने के कारण ये जो है विस्फोट होने के बाद बहुत ज्यादा फैलने लगता है। और इसका जो तापमान होता है चूंकि बहुत अधिक होता है, इसीलिए जैसे जैसे तापमान इसमें कम होते जाते हैं ये संघनित होते जाते हैं। देखिए ये विस्तार होके अब धीरे धीरे ये संगठन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये संघनित हो रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। और इस इकट्ठे होने के क्रम में आपका बहुत सारा आकाशगंगा का निर्माण होता है। देखिए ये जो कण है आपस में संगठित हो रहे हैं और संगठित होके यहाँ पे एक जगह यहाँ ठोस रूप धारण करने का ये प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बिग बैंग होता है, तापमान बहुत अधिक होने के कारण ये बहुत ज्यादा फैलता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ तापमान कम हुआ और तापमान कम होने के बाद आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। इन कई आकाश गंगाओं में हमारा जो आकाश गंगा है उसको हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। और उस मंदाकिनी का भी तापमान जब धीरे धीरे कम होने लगेगा तो वहां पे कई तारों का निर्माण होगा और इसी एक कई तारों में एक तारा जो है हमारा सूर्य है। तो कहा जाता है सूर्य का जो निर्माण है लगभग 4.7 अरब साल पहले इसका निर्माण हुआ था। तो इस तरह से 4.7 अरब साल पहले सूर्य का निर्माण होता है और इसके ठीक 1 अरब साल के आसपास में आपका पृथ्वी यानी ग्रहों का निर्माण होता है। तो ये जो ग्रह है, हो सकता है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो धुंधला, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे हम लोग का ग्रह दिखाई दे रहे हैं, उनमें एक ग्रह हमारा पृथ्वी है। तो इस तरह से लगभग 1 अरब साल पहले आपका पृथ्वी का निर्माण होता है। तो इस तरह से बिग बैंग हुआ। बिग बैंग होने के बाद कई आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। उन आकाश गंगों में एक आकाश गंगा जो हमारा आकाश गंगा है उसे हम मंदाकिनी के तौर पे जानते हैं। और उसमें जो कई तारे हैं उसमें एक तारा है सूर्य और सूर्य के कई ग्रहों में एक ग्रह हमारा पृथ्वी। तो चलिए हम लोग पृथ्वी तक आ चुके हैं, अब पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रारंभ में लोगों को लगता था कि हमारा जो पृथ्वी निर्माण हुआ है, तो उस समय से जैसे अभी हम लोग को दिखाई देता है, जैसे ये जो लास्ट वाला मैप दिखाई दे रहा है वर्तमान का, लोगों को लगता था कि ऐसा ही है। लेकिन ये जो सिद्धांत है 1912 में इसे चैलेंज किया गया और बताया गया कि हमारा जो पृथ्वी है वो इस तरह से नहीं था। प्रारंभ में पूरा जो महाद्वीपीय या भूमीय खंड था वो एकजुट था, जिसको हम लोग पैंजिया के नाम से जानते हैं, और एक दूसरा खंड था जिसमें जल था, उसको हम लोग पैंथालासा। और ये थ्योरी देने वाले थे अल्फ्रेड वैगनर। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे रॉबर्ट वैगनर था।
वैगनर, इससे पहले रॉबर्ट वैगनर के बारे में पढ़े थे, जो कि बिग बैंग का सिद्धांत को, जो कि आपका जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था, उसको वो व्याख्या प्रस्तुत करते हैं 1967 में। और इस तरह से अल्फ्रेड वैगनर बताते हैं कि शुरुआत में जो भूमि खंड था वो एक था जिसे पैंजिया नाम दिया गया, और आपका दूसरा जो खंड था वो पैंथालासा के तौर पे उसको हम लोग जानते हैं। और इस तरह से अल्फ्रेड वैगनर जो है एक सिद्धांत देते हैं जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के तौर पे हम लोग जानते हैं। और उसमें कहा गया कि जो महाद्वीप था वो लगभग 2500 मिलियन 250 मिलियन पहले एक साथ थे, जो कि 200 मिलियन साल पहले यानी कि 20 करोड़ साल पहले इसमें विभाजन शुरू हो गया। अब विभाजन शुरू होने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है। उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना। जब हम ये कहते हैं कि झारखंड जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब पैंजिया में जब विभाजन होता है तो जो दक्षिणी हिस्सा है वो भूमि खंड को हम लोग गोंडवाना लैंड कहें। और उसी में देखिए ये छोटा सा मैप आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा होगा। और चूंकि झारखंड जो है वो भारत का ही हिस्सा है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो हमारा भाग है वो गोंडवाना लैंड का। ये भारत देखिए आपका अगला फिगर में थोड़ा सा और ये आगे आता जाएगा और एक क्रम लास्ट में ये क्या होगा, यूरेशिया प्लेट से टकरा जाएगा यहाँ पे देखिए, और हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा जो झारखंड है, चाहे हमारा जो पठारी भाग है, वो हिमालय से भी पुराना है, यानी कि हिमालय जो है वो नया है और हमारा पठार है वो काफी पुराना है। तो चलिए इस तरह से आपका ये जो है पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है, जो हम लोग मैप देखते हैं, वो आ गया। अब इसी बीच में यानी पैंजिया पैंथिलासा का विभाजन हो ही रहा था, उसी बीच में आपका जीवधारी का भी बहुत सारा निर्माण होता है। ये जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है धुंधला आ गया ये, तो ये जो है प्रोकैरियोटी यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ चलिए, प्रोकैरियोटी, तो जितने भी जीव हैं उसको जीव विज्ञान में दो जगत में बांट देते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। इसमें सामान्यतः जो कोशिका होते हैं इसमें बहुत सारे आप लोग देखे होंगे अंग होता होगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है या और भी बहुत सारे अंग होते हैं। तो वो अंग अगर विकसित नहीं हुआ है तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक के तौर पे जानते हैं। यानी समझिए कि एक शुरुआती चरण था जिसमें सबसे प्राचीन और सरल जीव को रखा जाता है। शुरुआती समय इन्हीं का निर्माण हुआ है और इसके अंतर्गत जो आते हैं मोनेरा, और इस मोनेरा में बहुत सारे जीवाणु थे जिसका शुरुआत में निर्माण होता है, और कुछ नील हरित शैवाल यहाँ पे आते हैं। और इस तरह से हम लोग देखें बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड में होने के बाद एक जो हमारा आकाशगंगा था उसे हम लोग मंदाकिनी कहें। हमारे मंदाकिनी में कई तारे थे जिसमें एक तारा हमारा सूर्य है। सूर्य के निर्माण के बाद ग्रहों का निर्माण होता है, और हमारा जो पृथ्वी है वो शुरुआत में भूमि खंड एक साथ था, जल खंड एक साथ था। भूमि खंड को हम लोग पैंजिया कहें, जल खंड को हम लोग पैंथालासा कहें। और इस तरह से जब इसमें विभाजन होते रहता है उसी क्रम में जीवों का भी निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहला जो जीव बना वो मोनेरा जगत का था, जो कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। और इसमें कुछ जीवाणु और नील हरित शैवाल आते हैं। इसी का धीरे धीरे विकास होता है, और विकास होते होते आपके एनिमल यानी कि जंतु कैटेगरी बनते हैं, और इसी में एक जो होगा वो स्तनधारी होगा, और यही स्तनधारी के अंतर्गत फिर हम लोग अपना मनुष्य का या होमोसेपियंस का उद्भव को देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग मनुष्य तक, होमोसेपियंस तक पहुंचते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं समय की शुरुआत से। तो अब हम लोग जानना है कि हम जो मनुष्य, आधुनिक मनुष्य कहते हैं, आखिर वो कितने पुराने हैं। तो कहा जाता है कि जिसे हम आधुनिक मनुष्य कह सकते हैं वो अधिक से अधिक 56 लाख साल पुराने हैं, जिसको हम मनुष्य के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 56 लाख साल पहले जिसे मनुष्य कैटेगरी में रखा गया था वो क्या हम लोग जैसा दिखते थे, या उसे होमोसेपियंस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं कि 56 लाख साल पहले या 2 लाख 3 लाख साल पहले का जो जानकारी हम यहाँ पे दिया जा रहा है, या जो बुक में आपका लिखा गया है, इसको लिखने के लिए जो वैज्ञानिक है वो किस चीज का प्रयोग करते हैं या किस चीज को आधार में रख के इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले इन चीज को जो जानकारी का स्रोत था वो पहला स्रोत होता है जीवाश्म। जीवाश्म मतलब क्या कि कोई जीव मर गया और उसका जो अंश बच गया उसके आधार पे हम पता करते हैं कि वो कितना पुराना था, और उस समय के बारे में हम लिखते हैं, तो वो जीवाश्म होता है, या जीवाश्म के आधार पे हम उस समय के बारे में जाने। कुछ औजार होते हैं जो काफी प्राचीन होते हैं, और प्राचीन होने के कारण हमको उस समय के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे, जैसे नौपाषाण में हम पढ़ेंगे कि आपका
हस्त कुठार हो गया, विदारणी हो गया। तो इस तरह से आपका पाषाण काल में बहुत सारे औजार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस औजार से भी हम पता करते हैं कि ये औजार कितने साल पुराने रहे होंगे, और इस क्रम में हम ये कहते हैं कि मनुष्य भी शायद इतने साल पुराने रहे होंगे। तो इस तरह से दूसरा जो स्रोत होता है इस समय का इतिहास लिखने को, वो जीवाश्म के साथ दूसरा स्रोत जो है वो पत्थर के औजार है। तो इस तरह से आप देखिए हस्त कुठार और गंडासा जैसे, और इसी क्रम में इसी तरह के जो औजार है वो पाषाण काल में बनते थे। जब हम पाषाण काल पढ़ेंगे तो इस तरह का बहुत सारे औजार आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। तीसरा जो है उस समय का इतिहास या उस समय के लोगों के बारे में जानने के लिए हम लोगों को वहां चित्रकारी देखने को मिलता है। तो उन लोगों के द्वारा किया गया चित्रकारी भारत के संदर्भ में देखिएगा तो बहुत भीमबेटका जो है बहुत फेमस है, और झारखंड में देखिएगा तो हजारीबाग का इसको। तो हम इस चित्रकारी को देख के समझने का प्रयास करते हैं कि उस समय के जो लोग रहेंगे उनका जीवन शैली कैसा रहा होगा। तो इस तरह से ये भी जानकारी का एक स्रोत है। तो 3 स्रोत हम लोग देखे, पहला जीवाश्म था, दूसरा आपके औजार थे, और तीसरा उन लोगों के द्वारा किया गया चित्रकारी था। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो झारखंड का विकास कैसे मानव जो है, वानर जो है वो मानव का रूप धारण कर लेता है, इसका जो शुरुआती जानकारी या प्रथम प्रयास किया गया वो किसके द्वारा किया गया। तो हम लोग देखते हैं कि एक जर्मनी है, जर्मनी यूरोप का एक देश है, उसमें एक आपका चूना घाटी है जिसमें चूना पत्थर का यहाँ पे खदान था। उसमें एक जगह का नाम है जिसका नाम है नियंडर घाटी, और इस नियंडर घाटी में मजदूरों ने, यहाँ मजदूरों के द्वारा खुदाई किया जा रहा था, चूना का खान था। तो इस खुदाई के दौरान कुछ हड्डियों के या जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं, और ये जीवाश्म जो है उसको, ये जो है यहाँ पे जो जिन मजदूरों को यहाँ पे ये जीवाश्म मिला वो अपने नजदीक के जो स्कूल के टीचर थे उनको वो जीवाश्म ले जाके देते हैं, और वो टीचर थे आपके जॉन कार्ल फुलरॉट। अब ये जो है वो हरमन सॉफोशैन के साथ मिलके एक थ्योरी या शोध पत्र निकालते हैं, और दोनों के शोध पत्र में कहा जाता है कि ये जो हमको जीवाश्म मिला है नियंडर घाटी में, ये मनुष्य तो नहीं है लेकिन मनुष्य के ही कोई रूप है जो कि प्राचीन समय में रहे होंगे। लेकिन इस बात को किसी ने नहीं स्वीकारा कि ये जो हम लोग हड्डी देख रहे हैं चाहे जीवाश्म देख रहे हैं, ये मनुष्य का ही कोई रूप होगा जो आधुनिक मनुष्य से मिलता जुलता था। तो इस क्रम को जब भी कहा जाता है ऐसे भी कि पहली बार जब कोई क्रांतिकारी आप घटना के बारे में बताते हैं कि अगर हम कहें कि वानर से मनुष्य बना था, तो शुरुआत में लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों ने भी वही कहा कि ये जो अवशेष है ये आधुनिक मानव का तो नहीं है, लेकिन आधुनिक मानव से इनका किसी न किसी तरह का कोई ना कोई संबंध रहा था। तब इनका जब थ्योरी नहीं लोग मानते हैं, शोध पत्र को नहीं मानते हैं, तो समय बीतता जाता है, और इस तरह से डार्विन का समय आता है। और डार्विन जो है एक पुस्तक लिखते हैं आपके 1856 में, और 1856 में ये जो पुस्तक लिखा जाता है, कहा जाता है जिस दिन ये लिखा गया उसी दिन 1250 प्रति हाथों हाथ बिक गया। और इस तरह से बेस्ट सेलर के तौर पे हम लोग इसके किताब को जानते हैं। और इस तरह से द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज लिखा गया, और उसमें बताया गया देखिए ये जो मानव का विकास है वो वानर से आधुनिक मानव का हुआ। तो इस क्रम से डार्विन का सिद्धांत को सभी माने, और एक खोज होना शुरू हो गया कि कैसे अब वानर से मानव का रूप यहाँ पे लोग, वानर से कैसे मानव का विकास जो होता है वो कैसे हुआ, इसको जानने का लोग अब प्रयास करने लगेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे मानव का, वानर से मानव तक का विकास हुआ। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे मस्तिष्क का आपका विकास होगा। ये मकाओ यानी बंदर का दिया हुआ है यहाँ पे, इससे धीरे धीरे मस्तिष्क का विकास होते होते हम लोग ह्यूमन जो है ह्यूमन बॉडी में आ जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्रमिक विकास में हम लोग देखते हैं कि क्रमिक विकास को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आधुनिक मानव के पूर्वज, यानी जो 56 लाख साल पहले जिसको हम लोग बोले कि मानव कहा जा सकता था लेकिन वो मानव नहीं थे। तो इस तरह से हम लोग आधुनिक मानव के पूर्वज को देखेंगे। फिर दूसरा देखेंगे 56 लाख साल पहले यानी आधुनिक मानव के बारे में देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो विकास क्रम है 360 लाख से 240 लाख साल पहले। इसमें हम लोग कहते हैं ये जितना भी जीव है अलग अलग, जैसे आप लोगों को कहा जाता है या बताया गया होगा या आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग नर्सरी क्लास में रहते हैं या 1-2 क्लास में रहते हैं तो सोशल साइंस में सारा सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, जितना भी सब्जेक्ट अभी हम लोग 10th क्लास में डिवाइड हो जाता है वो सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में आ जाते हैं। उस समय हमको पता नहीं रहता है कि कौन हिस्ट्री का पार्ट है, कौन ज्योग्राफी का है, कौन पॉलिटिकल साइंस है, कौन इकोनॉमिक्स है, इस तरह से कौन डिजास्टर मैनेजर, ये पता नहीं रहता है। तो विभाजन नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है उसमें विभाजन होते जाता है।
उसी क्रम में क्या हुआ, 360 से 240 लाख साल पहले एक वर्ग था जिसको हम लोग प्राइमेट कह सकते हैं, और इस प्राइमेट में स्तनधारी प्राणी को रखा गया। और इस स्तनधारी प्राणी में बहुत सारे कैटेगरी थे, जिसमें एक कैटेगरी जो आगे चल के होमोनोइड के रूप में यहाँ पे विभाजित हो जाता है, जो कि 240 लाख साल पहले। तो 360 से लेके 240 तक ये जो आपके स्तनधारी थे उनमें धीरे धीरे विकास होता है, और एक स्तनधारी जो कि आगे चल के मनुष्य का रूप धारण करेगा वो होमोनोइड था। तो इस तरह से हम लोग होमोनोइड के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये 4 पैर में चलने वाले श्रेणी थे, जीव थे, और जिसका मस्तिष्क जो था वो अपने शरीर के तुलना में बहुत छोटा था। तो ये जो है वानर के एक समूह के उप समूह थे, मतलब वानर कैटेगरी में ही आते थे। तो इस तरह से जैसे हम कहते हैं कि इतिहास कौन सा कैटेगरी में आता है, तो सोशल साइंस में आता है, तो उसी तरह वानर कैटेगरी में ही ये होमोनोइड आते हैं। अब इसी होमोनोइड का धीरे धीरे विकास होगा, और विकास होने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि ये जो है आपका होमोनीड बन जाता है। देखिए इससे पहले जो था होमोनोइड था, अब जो है लगभग 240 लाख से लेके 56 लाख साल पहले तक, यानी 240 से लेके 240 से लेके 56 लाख साल पहले तक जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो 4 पैर में चलने वाले थे होमोनोइड, वो धीरे धीरे 2 पैर में चलना शुरू कर गए। और इस तरह से हम लोग का ये जो होमोनोइड था उसको एक नया कैटेगरी दे दिए, जिसमें हम लोग कहे होमोनिड। और ये जो होमोनिड थे वो 2 पांव में चलते थे, यानी मनुष्य। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि होमोनोइड को ही पहला ऐसा होमोनोइड है जिसको हम लोग मानव के श्रेणी में रख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, या कहा गया शुरुआत में, कि जो मानव है, जिसे हम मानव कह सकते हैं, वो 56 लाख साल या 56 लाख वर्ष पुराने हैं। तो इस तरह से अगर आपको पूछा जाए कि मानव श्रेणी में कौन आ सकता है, तो होमोनीड। होमोनोइड जो है वो मानव के श्रेणी में हम लोग उसको नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से होमोनीड का यहाँ पे विकास होता है। होमोनीड जो है वो सीधे खड़े होकर चलते थे, 2 पैर में चलते थे। इनका मस्तिष्क जो था पीछे वाले होमोनोइड के तुलना में थोड़ा सा बड़ा था, और थोड़ा ये सोच समझ सकते थे। तो इस तरह से हम लोग ये चीज देखते थे। इनका हाथ जो था वो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि हाथों का क्रमिक रूप से विकास होता है, और ये जो हाथ है इनका मूवमेंट जो है बहुत, इनका अंगुली है, चाहे जो भी अंगुली है उसमें मूवमेंट आने लगता है, और कोई भी पत्थर को ये या कोई भी वस्तु की ये पकड़ सकते थे। और इस तरह से पकड़ने के क्रम में ये बहुत सारे औजार का निर्माण करेंगे। तो देखिए शुरुआत में ये किसी चीज को पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं होता था इसके अंगुलियों में। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे देखिए क ख ग करते करते यहाँ पे दिया गया है कि कैसे धीरे धीरे इसमें आपका मूवमेंट होने लगता है हाथ में, और वो चीजों को या वस्तुओं को पकड़ पाते हैं, और इस तरह से पकड़ने के क्रम में वो औजार का भी निर्माण करेंगे। तो इस तरह से हाथ का विकास क्रमिक रूप से हमको देखने को मिलता है, जिससे वो औजार बना पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग होमोनोइड के बाद देखिए होमोनिड। अगला जो क्रम था वो होमोनिडो के ही और कई विभाजन होते हैं, और इस विभाजन में एक जो कैटेगरी आगे आपको देखने को मिलेगा वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये जो ऑस्ट्रल है वो दक्षिणी, लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है दक्षिण, और पिथिकस का मतलब होता है वानर, यानी दक्षिण दिशा में पाए जाने वाले वानर का कैटेगरी होगा, जिसको कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो इस तरह से होमोनिड जो था वो उसी में एक कैटेगरी आपको ऑस्ट्रेलोपिथिकस देखने को मिलता है। ये जो है देखिए फिर से ये पूरी तरह से सीधा हो जाएंगे, और इनका जो विकास है वो जो है होमोनोइड के और होमोनिड के तुलना में काफी अधिक हो गए। ये काफी चिंतनशील होंगे होमोनिड के तुलना में। तो इस तरह से क्रम बीतता गया 56 लाख साल से होते होते। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो 56 लाख साल पढ़ रहे थे, 56 लाख साल से समय बीतता गया 25 लाख साल अब आ जाता है, और 25 लाख वर्ष पूर्व जो है वो हिम युग आ जाता है, यानी पूरा पृथ्वी जो है लगभग आधा से अधिक पृथ्वी जो है वो उसका हिमकरण हो जाता है, वहां पे हिम आपका आ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए सारे आपके भूमि खंड में हिम आ गए। जो भी जंगल थे उसमें आपका ठंडा प्रदेश के रूप में वो बदल गए, और इस एक्सट्रीम क्लाइमेट के वजह से जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे वो नष्ट हो गए, या बहुत सारे जीव जो हैं वो नष्ट हो गए। तो जो जीव बच गए इस हिम युग में वही आदि मानव का रूप धारण करेंगे, यानी जिसको हम लोग होमोसेपियंस के या होमो कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह से ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेट था उसमें जो बचेंगे वही मानव या आधुनिक मानव के तौर पे जाने जाएंगे। तो यहाँ पे वही कहा गया कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे वो जंगलों में रहने के आदी थे, धीरे धीरे ये लुप्त हो गए,
क्योंकि वो जंगल था, उसका तापमान धीरे धीरे कम होते गया और इस तापमान में जो रह पाए वो कोई दूसरे प्रजाति थे और उस प्रजाति को हम लोग होमो कैटेगरी में रखते हैं। तो होमो कैटेगरी जो था या होमो जो अर्थ हम लोग लेते हैं उसका जो विकास होता है वो 25 लाख, यानी कि जैसे जैसे हिमकरण, हिम जैसे जैसे आपका कम होते जाएगा, तापमान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ये लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे और इनका विकास भी समय के साथ होता रहेगा। और इस तरह से होमो का जो कि लैटिन भाषा से ही लिया गया है, इसका अर्थ होता है पुरुष या स्त्री, आदमी। आदमी में दोनों आ जाते हैं, पुरुष या स्त्री, इसीलिए होमो सेपियंस के अंतर्गत पुरुष भी आते हैं और स्त्री भी आते हैं। होमो का मतलब होता है चिंतनशील व्यक्ति, और इस तरह से इसका भी धीरे धीरे आपका विकास होगा, जिसमें होमो हैबिलस जो है वो सबसे पहले आएंगे, जिनका विकास जो होता है 22 लाख साल पहले। और ये पहले व्यक्ति होंगे या पहले मनुष्य कैटेगरी के व्यक्ति होंगे जो औजार बनाने वाले होंगे। और इस तरह से हम जब पाषाण काल देखेंगे तो देखेंगे 20-22 लाख साल, यानी हिम युग के बाद ही आपका पाषाण काल का शुरुआत हम लोग माना जाता है, जिसको हम लोग मनुष्य के तौर पे रख सकते हैं। तो इस तरह से पाषाण काल को समझने में आसान होगा, इसीलिए ये चीज यहाँ पे आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद ये जो है समय बीतता जाएगा और लगभग 22 लाख से 18 लाख के पास होते होते और भी मनुष्यों का डेवलपमेंट होगा और डेवलप होके वो और भी चिंतनशील होने लगेंगे और इस तरह से उनका मस्तिष्क और विकास करेगा और तब हम कहेंगे कि होमो हैबिलस जो थे वो किस में बदल गए, होमो इरेक्टस में। और इस तरह से और भी इनका विकास होगा और आप देखिए कि लगभग 1.9 से लेके 1.6 लाख साल पहले होमो सेपियंस आते हैं, जिसको चिंतनशील मनुष्य के तौर पे हम लोग जानते हैं। तो हम जो अभी आसपास अगल बगल जो मनुष्य देख रहे हैं उस तरह के मनुष्य हमको 1.5 लाख साल पहले लगभग देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद वहां जो परमाणु था वो एक्सपैंड करता है और कई आकाश गंगाओं में विभाजित हो जाता है। उनमें एक आकाश गंगा जिसे हम लोगों ने मंदाकिनी कहा, वो मंदाकिनी का रूप धारण करता है और मंदाकिनी में ही एक था, कई तारे बनते हैं, उन तारों में एक हमारा सूर्य है और सूर्य के कई ग्रहों में एक ग्रह हमारा पृथ्वी है। और इस पृथ्वी में आपका भूमि खंड अलग था और जलीय खंड अलग था, तापमान कम जैसे जैसे होते गया। इस प्रकार से भूमि खंड में दो इसका विभाजन होता है, एक जो उत्तर की ओर जाता है उसको लॉरेशिया कहते हैं, दक्षिण की ओर जो जाता है वो गोंडवाना कहते हैं, और यही गोंडवाना का हिस्सा हमारा झारखंड है, हमारा भारत है। ये जो है यूरेशिया के साथ टक्कर होगा और हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। उसके बाद हम लोग देखें कि जो जीव था उसमें प्रथम जीव जो थे वो नील हरित शैवाल और कुछ जीवाणु का निर्माण होगा, जो कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। धीरे धीरे यूकैरियोटिक यानी पूर्ण विकसित कोशिका के रूप में ये विकसित होंगे और विकसित होते होते ये जंतु जगत में आएंगे। और जंतु जगत में ही एक स्तनपायी था जिसमें प्राइमेट देखे, प्राइमेट के बाद आपका धीरे धीरे ये जो है होमोनोइड था, फिर होमोनिड आया, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस आता है और उसके बाद हिम युग, और हिम युग के बाद जो हमको मनुष्य देखने को मिलते हैं उसको हम लोग होमोसेपियंस के या होमो कैटेगरी में रखते हैं। और इस होमो कैटेगरी में 3 जो है महत्वपूर्ण आपको कैटेगरी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो था वो होमो हैबिलस जो था वो 25 लाख से या 20 लाख से लगभग 22 लाख साल पहले इनका ये देखने को मिलते हैं। फिर 18 लाख साल पहले यानी कि ये समय के साथ डेवलपमेंट होते हैं और होमो इरेक्टस कहलाते हैं, और फिर और समय बीतता जाता है और लगभग 1.5 लाख साल पहले हम लोग होमो सेपियंस को देखते हैं। देखिए हमारा जो इतिहास था, हमारा जो विकास क्रम था वो कितना पुराना था, और जो हम अभी इतिहास पढ़ेंगे वो भी मात्र कितने लगभग 4000 साल पहले का, अपना किताबों में जो इतिहास पढ़ते हैं मात्र 4000। तो पूरा ब्रह्मांड के बनने का क्रम के बाद अगर हम देखें तो जो अपना इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो वो जो है 0.000, अब जितना भी जीरो लगा दिए उसके बाद एक आध 1% लगाइएगा तब वो इतिहास हम लोग यहाँ पे उसको देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत कम छोटे भाग को इतिहास को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो मनुष्य आपके बने वो प्रारंभ में कहाँ बने, अर्थात ये जो मनुष्य का साक्ष्य मिलता है वो कहाँ मिलता है, उत्पत्ति का इसका केंद्र कहाँ था, तो इसको लेके बहुत मतभेद है और 2 मत प्रचलित हुआ कि सबसे पहला कहा गया कि अफ्रीका में था और अफ्रीका से ही सभी ये क्या हुए, यूरोप और एशिया में फैल गए। तो पहला मत था प्रतिस्थापन मॉडल के तौर पे जानते हैं कि अफ्रीका में इनका उद्भव हुआ और अफ्रीका से ही विश्व के अनेक भागों में ये लोग
चले गए और इस तरह से अनेक भागों में ये बच जाते हैं। लेकिन दूसरा जो मत है वो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अफ्रीका में अपना एक मनुष्य का उत्पत्ति होता है, यूरोप में अपना अलग तरह का मनुष्य का उत्पत्ति होता है और एशिया में अलग, मतलब अलग अलग जगहों में मनुष्य का अलग अलग उत्पत्ति का केंद्र रहा है। कोई एक केंद्र नहीं रहा है जहां से वो लोग निकल के सभी जगह गए। तो इस तरह से प्रतिस्थापन मॉडल है और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है। तो हम लोग इस तरह हम लोग देखें कि कैसे आपका जो पृथ्वी का निर्माण होता है और पृथ्वी के निर्माण के बाद यहाँ पे आपका आधुनिक मनुष्य का जो विकास क्रम है उसको देखने का प्रयास किए। तो देखे थे प्राइमेट, फिर 240 लाख साल पहले होमोनॉइड बनता है, फिर 56 लाख साल पहले होमोनिड बनते हैं, फिर इसी के क्रम में ऑस्ट्रेलोपिथिकस आता है, फिर एक हिमयुग आता है जो कि 25 लाख साल पहले आता है। इस हिमयुग में जो बच जाते हैं उसको हम लोग होमो कैटेगरी में रखते हैं और इस होमो कैटेगरी में जो पहला कैटेगरी था आपका होमो हवेलस आता है, फिर होमो इरेक्टस आता है और उसके बाद हम लोग जो है होमो सेपियंस देखते हैं जो कि 56 लाख साल पहले थे। तो इस तरह से अभी हम लोग जो है वो मानव का विकास क्रम देखें। अगला जब वीडियो हम लोग देखेंगे तो जो चीज हम लोग देख रहे थे यानी झारखंड काल का प्राग ऐतिहासिक काल, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को चूंकि समझने में आसान होगा इसीलिए हम यहाँ इतना क्रम बताएं, क्योंकि पाषाण काल अभी हम देखेंगे तो उसमें आपको समझने में आसान होगा कैसे हिम युग के बाद आपका पाषाण काल का शुरुआत होता है। तो एक विकास क्रम था जिसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो आपका जो सीक्वेंस है वो कभी टूटेगा नहीं। और इसीलिए हमको लगा कि ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी था। अगर आप लोगों को ये जो जानकारी था वो अच्छा लगा और लगता है कि आपके दोस्तों को भी ये चीज जानना जरूरी है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में या लैपटॉप में मिल जाए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जहां पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। जय हिंद, जय झारखंड।